हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, नेशनल इनकम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास में ही आपको मैं याद करा दूंगा। इसमें 2-3 वर्ड्स हैं जो आपको एज अ सेपरेट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नेशनल इनकम इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स in the form of rent, wages, interest and profit within or outside the economic territory in a accounting year। अब इसमें एक आधे वर्ड देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सबसे पहले नेशनल इनकम है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है अभी हम आगे इसके लिए आगे देखेंगे। अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंस in the form of rent, wages, interest and profit within or outside the economic territory within an accounting year। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर इनकम देखेंगे कि फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम दो टाइप की इनकम होती है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम में अंतर क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे हम फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम वो पेमेंट होती है जो फर्म ओनर को देती है इन एक्सचेंज ऑफ फैक्टर प्रोडक्ट्स। ठीक है, द पेमेंट मेड बाय फर्म टू द ओनर्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्ट्स। ठीक है, फैक्टर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? लैंड, लेबर और एंटरप्रेन्योर, ये सारे हमारे फैक्टर प्रोडक्ट्स होते हैं। और जो हमारा ट्रांसफ़र इनकम होती है वो कोई भी पर्सन को रिसीव होती है इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन। ठीक है, अब डोनेशन कैसे, जैसे चैरिटी हो गई, पेंशन वगैरह जो मिलती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या क्या टाइप के फैक्टर इनकम होती है और क्या क्या टाइप की ट्रांसफ़र इनकम होती है। ठीक है, जो फैक्टर इनकम होती है वो रेंट भी हो सकता है, वेजेस भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, बट जो ट्रांसफ़र इनकम होती है बस वो डोनेशन और चैरिटी वगैरह टाइप की जो होती है वो सारी ट्रांसफ़र इनकम होती है। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1 नंबर का एमसीक्यू इसमें आ सकता है कि जो हमारी ट्रांसफ़र इनकम होती है वो अर्निंग कॉन्सेप्ट होती है। अर्निंग कॉन्सेप्ट होती है, इसमें कोई आप जो पैसा अर्न करते हो बस वही आपका फैक्टर इनकम में आता है। और जो ट्रांसफ़र इनकम में जो भी पैसा आप बस रिसीव करते हो जिसके अगेंस्ट में आपने कोई वर्क नहीं करा, इसलिए उसे रिसिप्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, और फैक्टर इनकम बायलैटरल होती है, आपने काम किया जिसकी वजह से आपको पैसे मिले, वो बायलैटरल होती है। और ट्रांसफर इनकम यूनिलेटरल होती है, बस आपने कुछ करा नहीं, आपको बस पैसे मिल गए, आपको मनी रिसीव हो गई, वो यूनिलेटरल होती है। ये वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफ्रेंशिएट भी आप इसमें आ सकता है और एक एक नंबर के इस पे एमसीक्यू भी आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगला देखते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? नॉर्मल रेजिडेंस का। नॉर्मल रेजिडेंस से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, 3 नंबर के आ सकते हैं। इसमें सिचुएशंस दे देते हैं आपको और फिर आपको इसमें पूछते हैं कि ये नॉर्मल रेजिडेंस है या नहीं है। ठीक है, इसका भी हम देखते हैं। नॉर्मल रेजिडेंस की 2 कंडीशंस होती है, हम इसका कंडीशंस नॉर्मल रेजिडेंस देखते हैं। नॉर्मल रेजिडेंस के लिए मेनली 2 ही कंडीशन होती है। एक तो इसमें जब भी क्वेश्चन आए नॉर्मल रेजिडेंस का तो पर्सन को देखना, कंट्री को मत देखना, ना प्लेस को देखना। ठीक है, पहला देखते हैं कंडीशन, द पर्सन और इंस्टीट्यूट हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन दैट कंट्री। ठीक है, तो मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हो उस पर्सन का उस कंट्री में ही होना चाहिए। जैसे हम एक सिचुएशन लेते हैं, एक पर्सन है जो इंडिया में काम करता है। ठीक है, और रहता नेपाल में है, और इंडिया में रहता नेपाल में है। ठीक है, रहता है नेपाल में है और अर्न करता है इंडिया में, और इंडिया में उसे मोर देन 1 ईयर हो गया है रहते हुए। ठीक है, तो वो पर्सन इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस कहलाएगा। ठीक है, बट सिटीजन जो होगा वो नेपाल का कहलाएगा। ठीक है, आई होप समझ हो गया होगा आपको। अगला देखते हैं, द पर्सन स्टे इन दैट कंट्री मोर देन 1 ईयर। जैसे इंडिया में वो मोर देन 1 ईयर रह रहा था तो ये
ये सिचुएशन पूरी हो गई। और अर्न इन दैट कंट्री, तो अर्न इन दैट कंट्री मतलब इंडिया में ही रह रहा था, तो वो इंडिया का ही पार्ट रहा। ठीक है, अगला इसमें एक सिचुएशन होती है, बट अगर यही पर्सन इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक है, और ये नेपाल है, ये पर्सन बॉर्डर पे होता, ये बॉर्डर है इंडिया का, ठीक है, होप समझ आ रहा है आपको। ये बॉर्डर है इंडिया का, इंडिया और नेपाल का। ये इंडिया से रोज नेपाल में जाके और वापस आ जाए इंडिया में ही, वहां जाके काम करता है और वापस आके इंडिया में सो जाता है रात को, तो वो पर्सन इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस कहलाएगा, क्योंकि वो एक सिचुएशन पूरी हो रही है कि वो नेपाल में कमा रहा है जाके, बट वो मोर देन 1 ईयर नेपाल में नहीं रह रहा है। ठीक है, वो सिचुएशन इंडिया में पूरी हो रही है और अर्न कर रहा है नेपाल में, तो हमने जगह को नहीं देखा, हमने पर्सन को देखा। ठीक है, हमने पर्सन को देखा, जगह को नहीं देखा। ठीक है, तो ये यहाँ पर वो पर्सन इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस कहलाएगा, ना कि नेपाल का। ठीक है, खूब समझ आया होगा आपको ये चीज। अगली चीज देखते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है। इकोनॉमिक टेरिटरी वो जगह होती है, वो बाउंड्री होती है जहां पर गुड्स एंड सर्विस फ्रीली मूव कर सकते हैं कोई भी कंट्री के। जैसे आपको मैं समझाता हूं, तो ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पर जितने भी गुड्स एंड सर्विस होगी, यहाँ दिल्ली से मुंबई तक जो भी गुड्स एंड सर्विस जाएंगे और वापस जाएंगे यहाँ तक, वो सारे इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आएंगे। जो भी इस बाउंड्री के अंदर है वो सारे इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आएंगे। और जो भी इंडियन ओशन मतलब कुछ माइल्स तक कोई भी रिफाइनरी होगी, है ना, ऑयल मिल होगी, है ना, वो सारी चीज इंडिया के इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आएंगी। और जो एयरक्राफ्ट है इंडिया का, इंडियन एयरक्राफ्ट अगर कोई चाइना में है और वो फ्लाई करके जा रहा है चाइना के ऊपर से, तो वो भी इंडिया का ही पार्ट होगा। ठीक है, होप समझ आया होगा आपको इकोनॉमिक टेरिटरी का। हम एक बार दोबारा से ये पूरी डेफिनेशन समझते हैं, अब आपको समझ आएगी अच्छे से। और द नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, जो मैंने आपको बताया था, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंस in the form of rent, wages, interest, profit within or outside the economic territory in an accounting year. Accounting year 1 अप्रैल से शुरू होके 31 मार्च होता है। इसमें जो भी ट्रांजैक्शन हुई है इस ईयर में वो इकोनॉमिक टेरिटरी नेशनल इनकम होगी। ओके, अब हम 3 गोल्डन फॉर्मूला देखेंगे। ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्लास। ये जो फॉर्मूला आपको आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसे याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। अगर हमें कोई भी चीज को ग्रॉस, अब आगे पता चलेगा कि ये ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है। ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो हमें कन्वर्टर चाहिए होता है उसको कहते हैं हम डेप्रिसिएशन। आपने अकाउंट्स में भी देखा होगा, अगर हमें कोई चीज की ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में जाना होता है, तो हम उसमें डेप्रिसिएशन ही माइनस करते हैं। ठीक है, उसी तरह हमें अगर कोई भी चीज की ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू तक जाना है तो हमें उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, अगर हमें नेट से ग्रॉस में आना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, और यहाँ पे कभी कभी डेप्रिसिएशन को आरसी यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट और कभी कभी सीएफसी भी बोल देते हैं। ठीक है, सीएफसी क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल।
होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। सीएफसी और आरसी, ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्रीसिएशन को सीएफसी और आरसी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्रीसिएशन को सीएफसी भी बोलते हैं और आरसी भी बोलते हैं, ठीक है। अगला कन्वर्टर देखते हैं। अगर हमें नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में जाना हो, ठीक है, अगर हमें नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में जाना हो, तब हमें माइनस करना पड़ता है। क्या माइनस करना पड़ता है? NFIA। NFIA की फुल फॉर्म क्या होती है? NFIA को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड यानी बाहर वाली कंट्रीज, ठीक है, आउटर कंट्री, ठीक है। अब हम समझते हैं नेशनल इनकम क्या होता है और डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम वो होता है जो आपने अदर देन और एडिशन में अपनी कंट्री इंडिया यानी इंडिया और अमेरिका यानी यूएसए, दोनों को मिला के जो इनकम आई है वो आपको होगी नेशनल इनकम। और विद इन जो आपने खाली इंडिया में कमाया है वो आपकी होगी डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। अब NFIA के लिए एक फॉर्मूला होता है। NFIA निकालते कैसे हैं? NFIA के लिए फॉर्मूला एक होता है, NFIA इक्वल्स टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। जो चीज आपने विद इन इंडिया कमाई और जो चीज आपने आउटसाइड द इंडिया कमाई, उन दोनों से आप जब माइनस करते हो, गलती कर रही है, हाँ, फैक्टर इनकम के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के लिए एक फॉर्मूला होता है। जो चीज पैसे आपने आउटसाइड द वर्ल्ड भेजे, ठीक है, सॉरी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो मनी आपको बाहर वाली कंट्री से आई, जो भी कंट्री से आपको पैसा आया यानी प्लस जो भी पैसा आया और जो पैसा आपने बाहर वाली कंट्री को भेजा, जो कंट्री को आपने भेजा, जब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तब आपका आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फॉर्मूला होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस नेट फैक्टर इनकम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू माइनस हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे अगर जाना है। मार्केट प्राइस यानी जो चीज मार्केट में जो प्राइस में मिल रही है और फैक्टर कॉस्ट यानी जितनी कॉस्ट आपको उसको बनाने में आई है। अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो आपको मार्केट प्राइस में से माइनस करना पड़ेगा NIT यानी नेट इनकम टैक्स, ठीक है। आपको माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स अगर आपको निकालना है तो टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। आपको माइनस करना पड़ेगा टैक्स में से सब्सिडी, तब आपको बनेगा इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर मार्केट प्राइस में से आप फैक्टर कॉस्ट पे अगर आपको जाना है तो आपको मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। होप समझ आया होगा आपको। तो क्लास अब समझते हैं कि अगर आपको कोई भी देश की नेशनल इनकम निकालनी है तो उसके 3 मेथड होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। एक एक करके सारे मेथड समझेंगे।
सबसे पहले हम देखेंगे इनकम मेथड से हम कैसे किसी कंट्री की नेशनल इनकम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनकम मेथड। इनकम जो होती है, कोई पर्सन या तो जॉब करके कमाता है पैसे, या तो वो खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, बिजनेस करके कमाता है पैसे, या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, खुद का कोई अपना काम होता है उसका। ठीक है, तीन तरह से कोई भी पर्सन अपना इनकम जनरेट करता है। ठीक है, सबसे पहले अगर वो पर्सन जॉब करेगा, देखते हैं हम, अगर वो पर्सन जॉब करेगा तो उसको कुछ पैसे मिलेंगे। अब जो पैसे मिलते हैं उसको कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर। ओके क्लास, जो काम वो करेगा उसे पैसे मिलेंगे और उससे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर कहते हैं। ठीक है, अगर तो आपको ये दे रखा है तो आपको ये डायरेक्ट ले लेना है, अगर ये नहीं दे रखा तो इसके सब पार्ट्स दे रखे होते हैं। अब हम उसकी टेक्निक भी सीखेंगे याद करने की, और हम आपको डायरेक्ट भी बताएंगे। उसमें होता है वेजेस, सबसे पहले होता है, सबसे पहले आता है वेजेस, ठीक है, एंड सैलरी इन कैश, फिर आता है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, और फिर आता है एम्प्लॉयर लेना है आपको क्लास, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, ये आपको दे रखा होगा पूरा। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, WWE सबने देखा है, WWE। ठीक है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, वेजेस इन सैलरी इन काइंड, वेजेस इन सैलरी इन कैश एंड कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, इसमें आपको हमेशा एम्प्लॉयर लेना है, एम्प्लॉय नहीं लेना है। ठीक है, एम्प्लॉय नहीं लेना है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगर कोई पर्सन बिजनेस करके पैसा कमाता है तो वो ऑपरेटिंग सरप्लस कमाएगा। अगर आपको ये ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दे रखा हो क्वेश्चन में तो आप ये डायरेक्ट लिख दीजिएगा, नहीं रखा हो तो इसके सब पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। ठीक है, अगर प्रॉफिट के सब पार्ट्स होते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, अनडिवाइडेड प्रॉफिट और डिविडेंड, इन सबको प्लस करके आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इसको भी याद करने का एक तरीका है, सरप्लस को RIP और दो बार RIP तो मतलब R² IP। ठीक है, R² IP, रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, दो बार R, एक बार I, एक बार P। ठीक है, और कॉर्पोरेट टैक्स का होता है CTUPD को प्लस करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, और इसका जो थर्ड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट में कोई सब पार्ट नहीं है, इसमें होता है मिक्स्ड इनकम। ठीक है क्लास, जो आपका इनकम मेथड होता है वो हमेशा आपको इनकम मेथड, क्लास जो आपका इनकम मेथड होता है वो हमेशा आपको NDP@FC ही देगा, हमेशा आपको NDP@FC ही देगा। इसको आपको फर्दर NNP@FC या NDP@FC, NNP@FC का मतलब होता है नेशनल इनकम, और
एनडीपी एट एफसी होता है डोमेस्टिक इनकम। अगर आपको इन दोनों इसको इनमें से किसी भी एक में कन्वर्ट करना है तो आपको वो जो गोल्डन रूल्स थे वो लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे आपको सो स्टूडेंट्स हमेशा जो इनकम मेथड है वो एनडीपी एट एफसी ही देगा हमेशा, और इसका फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉयर ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, ठीक है। और इसके फर्दर पार्ट्स हैं अभी जो हमने डिस्कस करे। और एनडीपी एट एफसी को एनएनपी एट एफसी यानी नेशनल इनकम में लेके जाने के लिए हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा एनएफआईए। हमें एनडीपी एट एफसी को नेशनल इनकम तक लेके जाने के लिए उसमें एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इनकम मेथड यहाँ खत्म हुआ। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अगला हमारा सेकंड नंबर का मेथड नेशनल इनकम निकालने का, जिसे कहते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड। और जब भी एक्सपेंडिचर मेथड हो वो हमेशा जीडीपी एट एमपी ही देता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसके लिए हमारे पास 4 एलिमेंट होते हैं CIGS। जब हम C प्लस I प्लस G प्लस S को हम ऐड करते हैं तब हमें देता है जीडीपी एट एमपी, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करना क्वेश्चन, ठीक है। इसके हम देखते हैं एलिमेंट क्या है। C रिप्रेजेंट करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, ठीक है। अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है डायरेक्ट क्वेश्चन में तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे रखा तो उसके सब पार्ट्स दे रखे होंगे, जिसे हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कहते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो करता है प्राइवेट हाउस होल्ड, और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो करती है गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर द पब्लिक, ठीक है। अगले देखते हैं, ये सी आपको होप समझ आया होगा। आई देखते हैं, आई क्या होता है। आई होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, और ये हमेशा आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये नहीं दे रखा तो इसके 2 केसेस बनते हैं, केस 1 एंड केस 2, ठीक है। अगर दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसे हमें ग्रॉस पे लेके जाने के लिए इसमें हमने कन्वर्टर सीखे थे पहले, तो कन्वर्टर में देखते हैं, हमने देखा था कि ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस में आने के लिए करना पड़ता है प्लस डेप्रिसिएशन। तो इसके लिए हमें प्लस करना पड़ेगा यहाँ पर डेप्रिसिएशन, ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तब हम जा सकते हैं दोबारा से ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे। अगर फिर भी नहीं हो पाता तो इसका एक सेकंड केस बनता है जिसमें होता है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसे नेट भी हटाना है, और नेट से ग्रॉस जाने के लिए और फिक्स्ड से डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जाने के लिए हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे करते हैं, इसमें ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। डेल्टा इन स्टॉक मतलब डेल्टा का मतलब चेंज होता है, डेल्टा स्टॉक मतलब चेंज इन स्टॉक हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। चेंज इन स्टॉक आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, जी क्या रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। अगला एस जो होता है नेट एक्सपोर्ट्स को देता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। तो इसमें हमारे सारे एलिमेंट हो गए CIGS। सी से कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर, आई से ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और जी से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एस से नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। और एक्सपेंडिचर मेथड हमेशा हमारे को जीडीपी एट एमपी ही देता है। अब जीडीपी एट एमपी को हमें
नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम पे लेके जाने के लिए इसमें कुछ एलिमेंट्स लगाने पड़ते हैं, वो हम देखते हैं आगे। देखते हैं, अब हम देखते हैं कि हमें जीडीपी एट एमपी यानी जीडीपी एट एमपी को नेशनल इनकम, इसे हम नेशनल इनकम कहते हैं, इसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला होगा नेशनल इनकम निकालो तो एनएनपी एट एफसी निकालेंगे आप, और अगर बोला होगा आप डोमेस्टिक इनकम निकालो, कंट्री की डोमेस्टिक इनकम निकालो, तो आप ये निकालेंगे। जीडीपी एट एमपी को डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम निकालने के लिए इसमें कुछ कन्वर्टर्स लगाने पड़ते हैं, जो हमने पीछे देखे थे कन्वर्टर्स, हमारे ये सारे कन्वर्टर्स हैं। अगर हमें ग्रॉस को नेट में लेके जाना है, ग्रॉस को नेट में लेके जाना है तो हमें माइनस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक को नेशनल में लेके जाने पड़ता है तो हमें करना पड़ता है प्लस NFIA, और एमपी को एफसी पे लेके जाने के लिए, मतलब मार्केट प्राइस को फिक्स कैपिटल कॉस्ट पे लेके जाने के लिए माइनस करना पड़ता है NIT। ठीक है, सिमिलर विद दिस, बस इसमें जो डी होता है वो सेम होता है, यानी डी और डी जो होता है वो सेम होता है, ये सेम होता है। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा अगला मेथड है वो वैल्यू एडेड मेथड है, थर्ड नंबर का मेथड है। जो अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, अगला थर्ड नंबर का मेथड हमारा वैल्यू एडेड मेथड है। ये थर्ड नंबर का मेथड है नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए। इसमें हमें सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें कोई एजम्पशंस नहीं है, इसमें कोई केस नहीं बनते। इसमें बस एक चीज होता है कि आपको सेल्स में दो चीजें ऐड करनी पड़ती है, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स यानी नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इस दो चीजों को ऐड करके ये सेल्स निकालता है। इसमें बस ये केस बनते हैं। और जब हमारा वैल्यू एडेड मेथड होता है वो हमेशा हमें GVAMP देता है। GVAMP इज ऑलवेज इक्वल्स टू GDP एट MP। ठीक है, होप आपको समझ आया होगे तीनों मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये वाला, इसमें एक आधे नंबर का क्वेश्चन आता है MCQ में डायरेक्ट। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 से 4 नंबर का सेपरेट एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसमें क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले एग्जाम्पशन लेते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें बस दो ही सेक्टर है, फर्म सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। जो भी ट्रांजैक्शन होगी इन दोनों के बीच में ही होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को क्या देगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये जो होता है हमने पीछे देखा था कि ये हमारे होते हैं फैक्टर प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके बदले हमने पीछे देखा था कि फर्म जो है हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगी, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम जो इनकम मेहनत की इनकम होती है। ठीक है, इसके बदले क्या देगी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, लैंड के बजाय रेंट देगी, और लैंड के बजाय रेंट, लेबर के बजाय वेजेस, और कैपिटल पे देगी इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को देगी प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारी हो गई फैक्टर इनकम, ये हो गए हमारे फैक्टर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगला देखते हैं। और जब फर्म गुड्स बना लेगी तो वो हाउस होल्ड्स को गुड्स सोल्ड करेगी, क्या देगी, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और इन रिटर्न हाउस होल्ड क्या देगा, फर्म को पैसे देगा, यानी एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज।
एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, अब इसमें एक चीज नोटिस करिएगा आप कि जो इनर लूप है, ये वाला जो लूप है, अंदर का लूप, यहाँ पे बस गुड्स एंड सर्विसेज हो रहे हैं, यानी कोई मनी का फ्लो नहीं हो रहा। इसलिए हम जो ब्लू वाला है, यानी जो ये ब्लू वाला है, ब्लू वाले को हम कहते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो, ठीक है, रियल फ्लो जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज ही फ्लो हो रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस फ्लो हो रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रहे हैं, उसे कहते हैं हम रियल फ्लो। और जो इनर लूप है, इनर लूप है कौन सा, ग्रीन वाला जो लूप है, उसे कहते हैं हम मनी फ्लो, जहां पे मनी फ्लो होती है। ठीक है, यानी फैक्टर इनकम, ये वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वगैरह, और एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रहे हैं, ये हमारा मनी फ्लो हो गया। और इनर लूप हमारा रियल फ्लो हो गया। इसमें दो एजम्पशंस लेने पड़ते हैं कि जो इकोनॉमी में बस दो ही सेक्टर है, और जो गुड्स एंड सर्विसेज और मनी का फ्लो इन दोनों सेक्टर्स के बीच में ही होगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।